मुझे कौन सी बीमारियां हो सकती हैं भविष्य में, इसका निर्धारण मेरे माता पिता के द्वारा हो चुका है पहले ही। मेरे बालों का रंग कैसा होगा, मेरी त्वचा का रंग कैसा होगा, मेरी आंखों का रंग कैसा होगा, मेरे शरीर की बनावट कैसी होगी, इस सब का निर्धारण जेनेटिकली मेरे माता पिता और मेरे पूर्वजों के द्वारा पहले ही किया जा चुका था, क्योंकि वो जीन्स मुझे, वो आनुवंशिक लक्षण मुझे मेरे माता पिता से पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें तो किससे प्रभावित होंगी, ये सारी चीजें आनुवंशिकी से प्रभावित होंगी। लेकिन मैं क्या करूंगा, मेरी सोच कैसी होगी, मेरी बुद्धि कैसी होगी, मैं किस क्षेत्र में आगे जाऊंगा, इस सब का निर्धारण, मेरी समझ कैसी होगी, इस सब का निर्धारण मेरे परिवार ने, मेरे समाज ने, जहां मैं रहता हूं, जो मेरा परिवेश है, उस परिवेश ने मुझे जो वातावरण दिया है, इस सब का निर्धारण वहां से हुआ। तो आनुवंशिकी और वातावरण संबंधी जो ये विवाद मनोविज्ञान में खड़ा हुआ, जो मनोविज्ञान के सामने पहला प्रश्न आया कि विकास किससे प्रभावित होता है, वातावरण से प्रभावित होता है या आनुवंशिकी से प्रभावित होता है, तो इस विवाद को कहा गया मनोविज्ञान में प्रकृति पोषण विवाद, और इस विवाद को समाप्त करने का श्रेय जाता है वुडवर्थ को। और वुडवर्थ ने अपने स्टेटमेंट दिया, प्रसिद्ध कथन है वुडवर्थ का, कि विकास की प्रक्रिया वातावरण और आनुवंशिकी के संयुक्त प्रभाव का गुणात्मक फलन होता है। यानी विकास की प्रक्रिया वातावरण से भी प्रभावित होती है और विकास की प्रक्रिया वंशानुक्रम से भी प्रभावित होती है, जेनेटिक से भी प्रभावित होती है। जैसा मैंने बताया था कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, जो प्रकृतिवादी विचारक थे, उनका मानना था कि जेनेटिक्स विकास को प्रभावित करता है। तो एक मनोवैज्ञानिक ने एक बड़ा मजेदार प्रयोग किया, उसने कई पीढ़ियों तक लगातार चूहों की पूंछों को काटता रहा वो, और वो इस उम्मीद में था कि शायद कभी किसी पीढ़ी में बिना पूंछ वाला चूहा पैदा हो जाए। अगर कभी बिना पूंछ वाला चूहा पैदा हो जाता तो इससे बात पता चल जाती, इससे बात सिद्ध हो जाती कि विकास की प्रक्रिया किससे प्रभावित होती है, विकास की प्रक्रिया वंश इससे वातावरण से प्रभावित होती है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं और कभी भी बिना पूंछ वाले चूहे ने जन्म नहीं लिया। आप लोग उस मनोवैज्ञानिक का नाम मुझे बताइएगा, क्या आप में से कोई बता सकता है? स्किनर? नहीं, स्किनर का ये प्रयोग नहीं है। डार्विन। जी, डार्विन डार्विन का भी एक्सपेरिमेंट नहीं। चलिए मैं आपको इसकी शीट प्रोवाइड करूंगा अभी पूरी, आगे मैं चलता हूँ। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ऐसा ये विवाद लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन बाद में वुडवर्थ ने इस प्रकृति पोषण विवाद को समाप्त किया, और प्रकृति पोषण विवाद को समाप्त करते हुए वुडवर्थ ने अपना प्रसिद्ध कथन दिया, जिसमें मैंने पहले भी चर्चा की। और बाद में वुडवर्थ और जेबी वाटसन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर के व्यवहारवाद की विचारधारा को जन्म दिया। तो अभी मैंने बात की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर एक बात, इसका कंक्लूजन हमारे सामने आता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों वातावरण और वंशानुक्रम दोनों से प्रभावित होते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो वंशानुक्रम से ज्यादा प्रभावित होता है, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वातावरण से ज्यादा प्रभावित होता है, और जो ग्रोथ का यानी अभिवृद्धि का जो प्रोसेस है वो वंशानुक्रम से ज्यादा प्रभावित होता है। तो अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद आगे हम चलते हैं, जो मैंने बताया था कि संज्ञानवाद की विचारधारा पे हम पहले चर्चा करेंगे। और संज्ञानवाद की विचारधारा में जो सबसे पहला मनोवैज्ञानिक है हमारे सामने वो है जीन पियाजे। हम जीन पियाजे की विचारधारा पे आज डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तो संज्ञानवाद, बिल्कुल जीन पियाजे, ये स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इनका स्विट्जरलैंड में जन्म हुआ था, और इनका जो नाम का सही प्रोनाउंसिएशन है, एक्चुअली आपने लिख के बताया है मुझे जीन पियाजे, बट सही प्रोनाउंसिएशन इनके नाम का जीन पियाजे ही है। और स्पेलिंग में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पियाजे की स्पेलिंग है PIAGET, PIAGET। गुड, रेखा जी एकदम सही है। पियाजे की स्पेलिंग है PIAGET, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के विचारक थे। और बंद करो। इन्होंने अपना बड़ा प्रसिद्ध सिद्धांत दिया है, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जैसे मैंने बताया कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत व्यवहारवाद की विचारधारा के विरोध में दिया गया था। भैया आप लोग वीडियो बंद करो ना।
डिस्टर्ब कर रहे दीजिए ना। सबको। अजय बंद करो, मन के राम बंद करो आप लोग वीडियो अपने। मानिक देखिए राम आप लाइन वीडियो को बहुत रिमूव अच्छे कर बन रहे दीजिए, हो। दूसरे दिन नहीं करेंगे। मानिक राम सुनिए नहीं वीडियो दे बंद रहे थे ना क्या? अरे सर सीधे रिमूव करिए, क्लास डिस्टरबेंस हो रही है ना। सीधे रिमूव करिए, वो सो रहे होंगे, सीधे रिमूव कीजिए। अभय जी बस मतलब चाहते हैं सर आप कंट्रोल करें। कुछ लोग दूसरे विचारधारा के हैं ना, इसलिए वो सोना शुरू कर दिए होंगे। किसी की विचारधारा को हम जब क्लास चलता रहे, कोई भी व्यक्ति जो है जो भी हो, तुरंत उसको रिमूव करिए, हटाइए, क्योंकि एक की वजह से सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब आप लोग साइलेंट हो जाएं, सर को कंटिन्यू क्लास करने दें। चलिए सर, तो सर आगे कंटिन्यू। बढ़ते हैं। ओके, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पे आगे हम चर्चा कर रहे थे। तो जीन पियाजे, जैसा मैंने बताया, जीन पियाजे सोने वाली विचारधारा वाले हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने वर्ष 1916 से लेकर के 1932 तक लगातार, जरा गौर कीजिएगा कि लगातार कहाँ गए 16 सर? वर्षों इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया बच्चों के डेवलपमेंट के प्रोसेस को। और 16 साल के अपने गहन ऑब्जर्वेशन के बाद, बिल्कुल विजमैन, एकदम सही है आपका जवाब अरविंद सर, एकदम सही आपने कहा। विजमैन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, चूहों की पूंछ काटने का एक्सपेरिमेंट, लेकिन जो कि वो असफल रहा और बाद में उन्हें अपनी विचारधारा बदलनी पड़ी। तो मैं बता रहा था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने लगातार 16 वर्षों तक एक्सपेरिमेंट, 16 वर्षों तक ऑब्जर्वेशन किया, वर्ष 1916 से लेकर के वर्ष 1932 तक, यानी जन्म से लेकर के 16 वर्ष की आयु तक उन्होंने कुछ बच्चों का गहन ऑब्जर्वेशन किया, एकदम डीप ऑब्जर्वेशन किया। और उसके बाद उन्होंने वर्ष 1932 में अपना सिद्धांत प्रकाशित किया, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। और इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत ने आते ही व्यवहारवाद की विचारधारा को हिला करके रख दिया। शायद अपने बच्चों पर भी प्रयोग किया था सर। बिल्कुल, इन्होंने अपने परिवार के ही जो बच्चे थे और कुछ और बच्चों को इन्होंने एक्चुअली लगातार 32-16 वर्षों तक 200 से ज्यादा बच्चों पे ऑब्जर्वेशन किया, 200 से ज्यादा बच्चों को ऑब्जर्वेशन किया और उनके ऑब्जर्वेशन पे नोट बनाए और डिस्कशन किए। और उसके बाद 16 साल के बाद वर्ष 1932 में उन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ये समझिए कि जिस सिद्धांत को, जिस विचारधारा को हम 1 या 2 क्लास में यहाँ पर समझ लेंगे, उस विचारधारा को डेवलप करने के लिए एक व्यक्ति ने अपने जीवन के 16 साल लगाए हैं और उस व्यक्ति का नाम था जीन पियाजे। तो 1932 में जब जीन पियाजे के सिद्धांत प्रकाशित हुआ, तो इस सिद्धांत ने प्रकाशित होते ही व्यवहारवाद को हिला करके रख दिया, क्योंकि व्यवहारवाद की विचारधारा के एकदम विपरीत था। और जीन पियाजे ने अपने इस सिद्धांत में एक घोषणा की, एक बात कही कि बालक अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है, यानी अ चाइल्ड इज द क्रिएटर ऑफ द नॉलेज। बालक अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं है। बालक को आप कुछ सिखाते नहीं हो, बल्कि बालक खुद से सीखता है, जो कि ये विचारधारा व्यवहारवाद की विचारधारा के एकदम विपरीत था। तो संज्ञानवाद की विचारधारा में जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। सबसे पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आयु तक है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक है। और चौथी और अंतिम अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज कहा है जीन पियाजे ने। इसका टाइम पीरियड 11 वर्ष की आयु के बाद 16-17 वर्ष की आयु तक है। तो जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास को समझाने के लिए, सर रिपीट कर दीजिए। जी मैं सर बिल्कुल दीपक सर, मैं अभी इस पे बताता हूँ कि बालक अपने आप से कैसे सीखता है। इस प्रश्न पे अभी हम चर्चा करेंगे जीन पियाजे ने क्या कहा। जीन पियाजे ने कहा कि बालक के संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाएं हैं।
बिल्कुल। सबसे पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, और तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथी और अंतिम अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। अभी एक प्रश्न दीपक सर ने यहाँ पर खड़ा किया कि बालक अपने आप से कैसे सीखता है, तो जीन पियाजे ने इस बारे में क्या कहा है। मैं थोड़ा सा इस बारे में जीन पियाजे ने क्या कहा उस पर आगे बढ़ने से पहले दो प्रश्न आप लोगों से करना चाह रहा हूँ। बालक जब जन्म लेता है इस दुनिया में, जैसे ही आता है तो जन्म लेने के तुरंत बाद क्या उसे कोई स्तनपान करना सिखाता है? बालक स्वतः अपने आप माँ का स्तनपान करना शुरू कर देता है, ये उसे कोई सिखाता नहीं है, ठीक है। बालक खुद से जानता है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि बालक में खुद की एक सोच है, खुद की एक समझ है? सलोनी जी नो कह रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पर नो कहने का क्या आशय है। अवध जी आपने जो टाइम पीरियड लिखा है जन्म 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, 11 to 18 एकदम सही है। दीपक चंद जी नहीं का क्या आशय है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए। मैंने प्रश्न रखा था कि अगर आपको उत्तर इस आशय में नहीं है, मैंने प्रश्न रखा था कि क्या बालक को जन्म लेते ही कोई स्तनपान करना सिखाता है माँ का, तो बिल्कुल बालक को कोई भी स्तनपान करना नहीं सिखाता। जन्म लेने के बाद बच्चे में पहले जन्म से ही एक रिफ्लेक्स होता है जिसको जीन पियाजे ने सकिंग रिफ्लेक्स कहा है, और इस सकिंग रिफ्लेक्स के कारण बच्चा खुद से ही माँ का स्तनपान करना शुरू कर देता है। ये उदाहरण मैंने क्यों रखा जी सर? उसके पहले क्या करता है, बच्चा इंडिकेट करता है या बच्चा रोता है या मतलब कुछ ऐसा बिहेवियर करता है जिससे ये पता चलता है कि बच्चा को मतलब उसको मतलब कुछ चीज भूख लगी है। मेरा प्रश्न ये था कि क्या यहाँ पर बच्चे को कोई सिखा रहा है कि वो किस तरह से अपनी आवश्यकता को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं सर, कोई नहीं सिखाता। यहाँ पर वही है, बच्चे को कोई सिखा नहीं रहा कि वो अपनी आवश्यकता। जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको डॉक्टर ने सिखाता रोने के लिए, क्योंकि जब रोएगा तभी ऑक्सीजन शरीर में जाएगा। बच्चा जन्म से दो चीज सीख के आता है, एक रोना और एक चूसना। बिल्कुल एकदम सही बात है। जीन पियाजे ने कहा एक चीज मैं और तीसरी चीज कहूंगा कि जन्म से बच्चे के अंदर एक तीसरा रिफ्लेक्स भी होता है जिसको जीन पियाजे ने नाम दिया है पामर रिफ्लेक्स। चूसने का जो रिफ्लेक्स है इसको जीन पियाजे ने सकिंग रिफ्लेक्स कहा है, और जो दूसरा रिफ्लेक्स है पामर रिफ्लेक्स यानी हथेलियों से किसी भी चीज को पकड़ने का प्रयास करना। आप बच्चे के पास कोई भी चीज लेकर के जाइए, बच्चा उसको छूने का, उसको समझने का प्रयास करता है। आगे कैसे, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो मैंने एक प्रश्न यहाँ पर रखा कि बालक जब जन्म लेता है तो बालक को कोई कुछ सिखाता नहीं, कैसे स्तनपान करना है, कैसे रोकर अपनी आवश्यकता को बताना है, बालक खुद से काम करता है। लेकिन व्यवहारवादी विचारक क्या कह रहे थे? व्यवहारवादी विचारक कह रहे थे कि बालक जब जन्म लेता है तो एक कोरे कागज की तरह होता है, एक स्लेट की तरह होता है, खाली स्लेट की तरह होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी हुई। जीन पियाजे ने इस बात को नोटिस किया और जीन पियाजे ने कहा कि बालक जब इस दुनिया में आता है तो अपनी एक समझ लेकर के आता है। भले ही वो समझ कच्ची है, भले ही वो समझ अविकसित है, भले ही वो समझ अपरिपक्व है, भले ही वो समझ वैसी नहीं है जैसा कि किसी वयस्क व्यक्ति की समझ होती है, लेकिन अपनी वो एक समझ लेकर के इस दुनिया में आता है और अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके अपनी उस समझ को डेवलप करने का प्रयास करता है। और जीन पियाजे ने बालक की इस जन्मजात समझ को नाम दिया है स्कीमा। ध्यान दीजिएगा, स्कीमा की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की? तो स्कीमा की अवधारणा प्रस्तुत की है जीन पियाजे ने। जीन पियाजे संज्ञानवादी विचारधारा के जनक हैं। स्कीमा क्या है? स्कीमा को जीन पियाजे डिफाइन करते हुए कहते हैं, स्कीमा और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। स्कीमा ज्ञान के निर्माण की इकाई है। स्कीमा पे भी आगे हमें डिस्कस करना। सर प्रयास एंड त्रुटि, रेखा जी ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है जिसको हम आगे अधिगम में पढ़ेंगे। विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, प्रयास और त्रुटि के बारे में नहीं अभी। तो मैं बात कर रहा था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। तो जीन पियाजे ने कहा कि बालक अपनी एक जन्मजात स्कीमा के साथ इस दुनिया में आता है। और स्कीमा क्या है? स्कीमा ही बालक की जन्मजात सोचने समझने की, चिंतन करने की क्षमता है।
ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न कई बार अलग अलग परीक्षाओं में आया है। जीन पियाजे ने बालक को एक जन्मजात वैज्ञानिक चिंतक माना है और जीन पियाजे ने बालक को एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में माना है, यानी प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में माना है। स्कीमा की अवधारणा जीन पियाजे ने दी है। स्कीमा क्या है? स्कीमा है बालक की जन्मजात समझ। तो जीन पियाजे का मत नहीं सर, स्कीमा का फुल फॉर्म नहीं है। मैं स्कीमा क्या है आगे इस पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ अभी 2 मिनट बाद। तो मैं बता रहा था कि जीन पियाजे ने बालक को क्या कहा है? बालक को कहा है कि एक वैज्ञानिक चिंतक है बालक। दूसरी बात उन्होंने कही कि बालक एक समस्या समाधान करता है, जन्मजात समस्या समाधान करता, प्रॉब्लम सॉल्वर। और जीन पियाजे ने बालक के बारे में तीसरी एक बात कही है कि बालक की जो चिंतन क्षमता होती है वो वयस्कों से भिन्न होती है, और यही कारण है कि वयस्क उस चिंतन क्षमता को हम समझ नहीं पाते और हमें मान लेते हैं कि बालक में सोचने समझने की क्षमता नहीं है। तो मैं आगे बात करता हूँ स्कीमा की। जीन पियाजे ने कहा कि बालक, स्कीमा क्या है? स्कीमा बालक की एक जन्मजात सोचने समझने की क्षमता है जिसको लेकर के इस दुनिया में आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको स्कीमा को एक्सप्लेन करने के लिए रखता हूँ। स्कीमा के बारे में उन्होंने आगे कहा है जीन पियाजे ने कि स्कीमा जैसे बच्चा अपने वातावरण में इंटरेक्ट करता है तो उस इंटरेक्शन के आधार पर, बिल्कुल स्कीमा की स्पेलिंग आपने सही लिखी है, उस इंटरेक्शन के आधार पर, उस अंतःक्रिया के आधार पर स्कीमा लगातार परिवर्तित होती रहती है, लगातार विकसित होती रहती है और उसके आधार पर बालक अपने ज्ञान का निर्माण करता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं स्कीमा को समझाने का प्रयास करता हूँ कि बालक की स्कीमा किस तरह से बनती बिगड़ती रहती है, किस तरह से डेवलप होती रहती है और किस तरह से बालक खुद से अपने ज्ञान को एडजस्ट करता रहता है। एक बच्चा है, मान लीजिए छोटा 6-7 साल का, वो अपने पिता के साथ सर्कस देखने गया, ठीक है। अब जब वो सर्कस देखने गया तो सर्कस में जोकर होते हैं, एक जोकर आया वहां पर सामने बच्चे के। अब बच्चे ने जोकर को देखा, जोकर कैसा था? छोटे कद का था, मोटा था, गोल मटोल था, रंगीन कपड़े पहने हुए थे, आधा गंजा था, मोटी नाक थी उसकी। उसने पिता से पूछा ये कौन है? पिता ने उसको बताया विदूषक है, जोकर है, क्लाउन है। तो बच्चे ने जोकर की, विदूषक की एक समझ बना ली, क्लाउन की एक समझ बना ली कि जो गोल मटोल हो, जो आधा गंजा हो, जिसकी मोटी नाक हो, रंग बिरंगे कपड़े पहनता हो, वो कौन है? वो है जोकर। सर्कस खत्म हुआ, बच्चा अपने पिता के साथ बाहर आया। अब वो एक दिन बाजार से, रास्ते से कहीं चला जा रहा था। बिल्कुल एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, रेखा जी, ये स्कीमा की निर्माण की प्रक्रिया के चरण है, आगे इसी पे हम आ रहे हैं। तो बच्चा आगे अपने पिता के साथ रास्ते पे चला जा रहा है और वो देखता है कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो मोटे हैं, थोड़ा गोल मटोल हैं, आधे गंजे हैं, छोटा कद है और इत्तेफाक से उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं। बच्चा उनको देख करके चिल्ला के कहता है कि पापा देखो जोकर आ गया। तो क्या बच्चे ने गलत कहा? क्या बच्चे को किसी ने बताया था कि ये आदमी जोकर है? बच्चे ने अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे, अपनी पूर्व समझ के आधार पे ये अनुमान लगाया कि ये व्यक्ति भी जोकर होगा, क्योंकि बच्चे की सर्कस में इस प्रकार की स्कीमा डेवलप हुई थी। उसने समझ लिया था कि जोकर ऐसा होता है, लेकिन उसके पिता उसको टोकते हैं, उसको समझाते हैं, उसको कहते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, ये जोकर नहीं है। हर व्यक्ति जो ऐसे कपड़े पहने, जो गोल मटोल दिख रहा हो, वो जोकर नहीं होता। जोकर सर्कस में होता है और जोकर एक व्यवसाय है उसका। स्कीमा का मतलब सर समझ होता है, इसका मतलब। बिल्कुल। तो स्कीमा को इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो स्कीमा क्या है? स्कीमा के लिए वैसे तो ध्यान दीजिए कोई हिंदी में कोई स्पष्ट शब्द नहीं है, लेकिन स्कीमा को हम कह सकते हैं अवधारणा या समझ। तो बच्चे ने पहले स्कीमा क्या बनी थी बच्चे की कि जोकर कैसा होता है, और बाद में उसके पिता ने जब उसको समझाया तो उसने अपनी स्कीमा में परिवर्तन कर लिया, अपनी समझ को डेवलप कर लिया और उसने सीखा कि हर व्यक्ति जो इस प्रकार के कपड़े पहनता है, जो इस प्रकार का दिखता है, वो जोकर नहीं होता। ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है, ऐसा सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होता। एक्चुअली हम भी अपनी स्कीमा को लगातार डेवलप करते रहते हैं, लगातार हम चेंज करते रहते हैं अपनी स्कीमा को। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने और देता हूँ। सपोज करिए आप सड़क पे चले जा रहे हो, आप पैदल जा रहे हो, अचानक से एक गाय आती है और आप पे हमला कर देती है। तो
आप दूर होके खड़े हो जाते हो, डर के दूर चले जाते हो गाय से। अगली बार क्या होगा, अगली बार जब भी आप किसी गाय को देखोगे तो आप गाय से दूर हट जाओगे, आप गाय से दूर हट जाओगे, क्योंकि आपने पहली स्कीमा ऐसी बना रखी है कि गाय हमला कर सकती है। लेकिन फिर आप देखते हो कि एक छोटा बच्चा आता है और उस दूसरी गाय को सहलाने लगता है, तो आप फिर अपनी स्कीमा बदलोगे कि नहीं भाई, उस गाय ने मुझ पे हमला किया था, वो अलग थी, ये गाय अलग है, ये गाय नहीं मारती है, सीधी सादी गाय है। तो स्कीमा क्या है, स्कीमा हमारी सोच है जो लगातार बनती बिगड़ती रहती है, लगातार विकसित होती रहती है। और जीन पियाजे ने कहा कि बालक में स्कीमा जन्मजात होती है, और स्कीमा निर्माण की प्रक्रिया के 3 चरण उन्होंने बताए हैं। सबसे पहला चरण है सादृश्यीकरण, जिसको एसिमिलेशन कहा है, अभी रेखा जी ने यहाँ लिख के बताया था। दूसरा चरण है सादृश्यीकरण के बाद समावेशन, जिसको एकोमोडेशन कहा है जीन पियाजे ने। और सादृश्यीकरण और समावेशन के बीच का एक छुपा हुआ चरण है, वो है साम्य धारण यानी एक्विलिब्रेशन। तो बिल्कुल, पहले देखा फिर व्यवहार किया, पहले देखा, पहले अनुभव किया, और उस अनुभव के आधार पर अपनी समझ का निर्माण किया, और फिर व्यवहार को रिप्रोड्यूस किया, इसको ऐसे कहेंगे। तो स्कीमा निर्माण की प्रक्रिया के 3 चरण हैं, जिसमें से पहला चरण है सादृश्यीकरण यानी एसिमिलेशन, दूसरा चरण है समावेशन यानी एकोमोडेशन, और तीसरा चरण है साम्य धारण यानी एक्विलिब्रेशन। तो स्कीमा बालक के सोचने समझने की, चिंतन करने की जन्मजात क्षमता है, जो लगातार अपनी अंतःक्रिया के आधार पर उसको विकसित करता रहता है, उसे डेवलप करता रहता है। तो चूंकि आज मेरी क्लास थी, तो आज मैं यहीं पर इसको खत्म करना चाहता हूँ। आज मैंने आपसे मोटा माटी डिस्कशन किया है, और आगे इन क्लासेस को हम कंटिन्यू करेंगे, और आगे डिस्कशन करेंगे। मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर करूंगा, मैं आप लोगों को पीपीटी शेयर करूंगा, नोट शेयर करूंगा, और पर्सनली मैं इस बात के लिए आपको अश्योर कर रहा हूँ कि साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान विषय में आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे प्रश्न इनसे मिल जाएंगे, जो भी मैं यहाँ डिस्कशन करूंगा। और अगर आप सभी को ये ठीक लगा हो आज की क्लास, तो प्लीज अपना फीडबैक दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा और सर, बहुत आपने जो डिफाइन किया बेहतरीन। ठीक है सर, तो आज क्लास को यहीं खत्म करते हैं, गुड सर। कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। तो अब मुझे अनुमति दीजिए जाने की। गुड नाइट थैंक यू, शुभ रात्रि। बहुत थैंक यू सर। गुड नाइट। सुंदर सर आपने पढ़ाया। सर बहुत अच्छा आपने पढ़ाया, लेकिन एक रिक्वेस्ट है सर, जब जी, भी जी। जो भी टॉपिक आप पढ़ाइए उसके बाद में आप क्वेश्चन वैकल्पिक टाइप का जो है करा दिया कीजिए। हाँ, सर जिससे आज कि पहली क्लास की है, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे एकदम सर। बिल्कुल, ओके, थैंक यू सर। ओके सर आज पढ़ा दिया बच्चा। क्वेश्चन सर जरूर कराइए। बिल्कुल ओके सर, सर। बहुत बेहतरीन क्लास रहा सर। वेरी नाइस सर, ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, गुड नाइट। ओके शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट नाइट। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम सुधरेंगे। वो कभी नहीं लगेगा सर। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। यस मैम। चलिए, आप लोगों ने अभी जो आपकी एक साइकोलॉजी की क्लास, सीडीपी की क्लास लगा ली है। अब हमारा टाइम है स्पेशल एजुकेशन क्लास का, ठीक है? अब हम कंटिन्यू करते हैं। 1 सेकंड मुझे दीजिएगा। मुझे लग रहा है पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं है मे बी, क्योंकि ये लॉग आउट छोड़ते जा रहे हैं क्लास। 1 सेकंड दीजिए, मुझे कंफर्म करने दीजिए। मैम कल का पीपीटी आया था नहीं आया था? सर मेरी तरफ से तो आई थिंक चुका है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। एक मिनट दीजिए, बस मैं चेक कर लेती हूँ।
ओके जी सर, रहता है, मैं आज इकट्ठे ही सेंड कर दूंगी, दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है सर। सर यहाँ मैनेजमेंट से कोई है तो प्लीज मुझे बताइए, क्या हमें इसी लिंक पे क्लास स्टार्ट करना है या अदर लिंक है? रिसीव करना है। ओके इसी लिंक पर है मैम। ठीक है सर, चलिए मैं पीपीटी आपको शेयर कर देती हूँ। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस हो चुका है। अब जो हमारे सिर्फ रहते हैं एक्ट एंड पॉलिसीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और विद इन 10 डेज हम कह सकते हैं, अगर एक एक दो करके करेंगे, अगर शॉर्ट में करना चाहेंगे तो हम उनको थोड़ा और जल्दी भी फिनिश कर सकते हैं, और जितना हम पे डिपेंड है। बाकी जो है एमसीक्यू सीरीज चलेगी, सीडीपी और इंग्लिश आपका अलग से स्टार्ट हो ही चुका है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो हमारा पूरा ओवरऑल जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन है ना, वो है लेजिस्लेशन स्कीम्स एंड बेनिफिट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसी के अंदर पहले तो हम ये समझ लेते हैं थोड़ा सा, जो कि हमारे सिलेबस में पूछा नहीं जाएगा कि क्या होता है, बट अगर हम ये चीजें पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लेजिस्लेशन क्या है और स्कीम्स क्या होती हैं, और पॉलिसी या एक्ट होता है तो वो चीजें क्या होती है, उनका क्या मतलब है, ठीक है। इन चीजों को एक बार समझते हैं, उसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे आज का जो भी चीज पहले पढ़ने वाले हैं वो। सबसे पहले जो कानून या अधिनियम होता है ना, जो, एक सेकंड, आवाज मेरी सबको आ रही है ना? जी मैम कंटिन्यू। आ रहे मैम, आ रहे। लेजिस्लेशन होता है कानून, और एक्ट का मतलब है अधिनियम। वो क्या होता है कि एक औपचारिक या कानूनी रूप से बाध्यकारी कानून जिसे सरकारी निकाय द्वारा पारित किया जाता है, कि सरकारी कोई निकाय है ना, कोई गवर्नमेंट बॉडी है, उसने किसी कानून को पारित कर दिया और कानूनी रूप से, औपचारिक रूप से वो लागू है, वो लेजिस्लेशन कहलाता है, कानून कहलाता है या अधिनियम कहलाता है, ठीक है। फिर नीतियां आती है कि पॉलिसीज, नीतियां क्या है, जैसे एनईपी पॉलिसी है ना हमारी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई, या उससे पहले जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी रही है वो चीजें। ये क्या होती है, क्या तो किसी व्यक्ति या किसी संगठन द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों या कार्यवाही का एक मार्गदर्शन होता है, कि कोई या तो एक व्यक्ति आता है या कोई संगठन होता है, जैसे हमारा नासिरफ एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह कोई संगठन जो अपने सिद्धांत बनाता है कुछ, और उनको गवर्नमेंट को सबमिट करता है कि इस तरह के सिद्धांत हमारे यहाँ होने चाहिए, और वो सिद्धांत जब पारित हो जाते हैं तो वो हमारी नीतियां बन जाती है, पॉलिसी बन जाती है। जैसे कि हमारी एनईपी पॉलिसी है 2020 वाली, जो कस्तूरी रंजन जी ने दी थी, तो वो किसी व्यक्ति द्वारा सबमिट की गई, जमा करवाई गई, और उस पे जो है विचार विश्लेषण सब कुछ किया गया, सोचा गया, परखा गया कि क्या चीजें सही है, क्या चीजें हैं, जो भी उसमें निचोड़ निकला, जो चीजें चेंज हुई, कुछ हुई, एंड में आकर जो चीज को अप्लाई कर दिया गया, तो वो हमारी एक पॉलिसी बन गई, ठीक है। उसके बाद आती है योजनाएं या स्कीम्स, किसी नीति के उद्देश्य को। अब देखो, ये जो यहाँ पे नीति बनाई गई, जो पॉलिसी बनाई गई, उसमें सिद्धांत तो दे दिए गए कि सभी को जो है शिक्षा का समान अधिकार मिले, लेकिन जब सभी को लिख दिया तो सभी में दिव्यांग भी आ गए और जो सामान्य है वो भी आ गए। अब अगर दिव्यांग व्यक्तियों की एजुकेशन के लिए स्पेसिफिकली कुछ और योजना लागू करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर सभी को शिक्षा देनी है तो जो दिव्यांग बच्चे उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, जो जा नहीं पा रहे हैं वहां तक, उनके लिए कुछ अलग जो है योजना बनानी पड़ेगी ताकि वो वहां तक पहुंच सके। तो कहने का मतलब क्या है कि जो नीति के उद्देश्य, हमारे सिद्धांत जो रखे गए हैं, उन सिद्धांतों को पूरा करने के लिए कभी कभी हमें कुछ चीजें लागू करनी पड़ती है, कोई योजनाएं लानी पड़ती है स्पेसिफिक, जो विशेष कोई प्लान होता है, कोई नियम रहता है, कोई कार्यक्रम रहता है, कोई पहल करनी पड़ती है, वो सारी चीजें किस में आ जाती है, वो योजनाओं में आ जाती है, ठीक है। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, इससे यहाँ से पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि अधिनियम क्या होता है, नीति क्या होती है, योजनाएं क्या होती है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि किसी चीज को हम एक्ट कब कहते हैं, कोई नीति कब कहलाती है, स्कीम कब कहलाती है, ठीक है।
उसके बाद आज का जो हमारा इसमें से पहला टॉपिक, अब देखो हमने सारी चीजें पढ़ेंगे, कुछ लेजिस्लेशन है, एक्ट वगैरह है, पॉलिसीज है, स्कीम्स है, या जो बॉडीज है एनसीईआरटी, एससीईआरटी है, यूजीसी है, इन सब के बारे में, नेक है, सबका क्या काम है, कहाँ पे बनी हुई है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बनी, कैसे बनी, सब चीजें हम करेंगे। सबसे पहला आज हम टॉपिक करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक जो हमें अधिकार दिए गए हैं संविधान में हमारे, वहां पे क्या क्या प्रोविजंस है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए या दिव्यांग बच्चों या व्यक्तियों के लिए। ठीक है, इसमें हम कुछ आर्टिकल, अनुच्छेद पढ़ेंगे, वो अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। मैंने बहुत कम अनुच्छेद और बहुत ही मेन अनुच्छेद डाले हैं, इतने भी अगर याद कर लोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला है आर्टिकल नंबर 14, अनुच्छेद 14। इसमें क्या है, समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार याद रखना, इतना ही हो जाएगा। कानून के समक्ष समानता और कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करता है कि जिसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हैं। हम कहते हैं ना कि सभी व्यक्ति को, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए, किसी भी भेद पे कोई, किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दो चीजें हैं, जब समानता का अधिकार पूछे कि इक्वल है, सब एक समान है, तो आर्टिकल नंबर 14, और किसी के साथ भेदभाव नहीं हो तो आर्टिकल नंबर 15। समान अधिकार है आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 14, और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं तो अनुच्छेद नंबर 15। ठीक है, भेदभाव निषेध करता है ये, कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जो निश्चित है, दिव्यांगता के आधार पर भी जो भेदभाव है उसको रोकता है। और जो आर्टिकल है 15, अनुच्छेद 15 है, इसमें ये मेंशन है कि अन्य भी कोई आधार, कि किसी भी भेद आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद नंबर 21, जो कि ये देता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, कि व्यक्ति को जीवन जीने और व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र रहने का, बोलने का अधिकार है। ठीक है, उसी में 21A में जो हमारा व्यक्तिगत अधिकार है ना, कि जीवन का और उस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ही, उसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर ही हमारे लिए 21A में शिक्षा का अधिकार भी जोड़ दिया गया, कि शिक्षा का अधिकार भी एक जीवन के अधिकार की तरह ही है। जिस तरह एक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी तरह जो शिक्षा का भी अधिकार है। उसके बाद जो पहले इसमें शिक्षा जो थी 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा थी, और जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया 2016 में, तो इसको 6 से 18 वर्ष तक कर दिया गया। ठीक है, अब बात आती है कि जो 3 से 6 साल वाले बच्चे हैं वो कहाँ गए, वो एक और आर्टिकल है जिसमें कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो शिक्षा है उनके लिए बात कही गई है, वो अलग आर्टिकल में कर दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल जो शिक्षा का अधिकार की अगर हम बात करें तो वो आएगी कि 21A में, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करें तो वो 21 में आएगा। ठीक है, इनमें डिटेल ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़े थोड़े आप हेडिंग याद रखो कि आर्टिकल के बारे में है, वहीं से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद नंबर 23। ये कहता है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम जो करवाते हैं ना, कि जबरदस्ती काम करवाया जाता है बच्चों से, ये मानव तस्करी यानी बच्चों की खरीद बेच जो होती है वो चीजें, इन चीजों से, और या जो उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाना, ये चीजें करवाना, इन सब पे रोक है। आर्टिकल नंबर 23 जो है इसमें। अब जो है कमजोर व्यक्ति जिनमें कि CWSN भी शामिल है, शोषण और जबरन श्रम से इनको बचाता है। फिर आर्टिकल 24 आता है, वो 24 क्या कहता है कि बच्चों को खतरनाक कार्यों में रोजगार निषेध करता है। अब देखो हम कहते हैं ना कि 14 साल से छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। 14 साल से छोटे बच्चे काम कर सकते हैं, करो चाहे, जैसे अब देखो फिल्म में भी तो है ना, कितने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मूवी में एक्टर एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, इनकम तो आ रही है ना उनको वहां से। बट ये जो आर्टिकल है वो ये कहता है जो फैक्ट्री में या कोई माइनिंग का काम होता है ना, जैसे खान में जाकर काम, कोयले की खान है, सोने की खान है, या किसी भी तरह का कोई खनन वाला कार्य चल रहा है जहाँ पे, तो वो जो खतरनाक काम है ना, वो काम करने पे रोक लगाता है ये 14 साल से कम बच्चों के। और यही जो है दिव्यांग बच्चों पर भी लागू है, कि इन बच्चों को भी इस तरह के किसी कार्य के लिए आप
बाध्यकारी नहीं कर सकते इनको कि ऐसा काम करो। तो इस तरह के कार्य करने पर रोक है। तो जब पूछा जाए कि मानव तस्करी या जबरन श्रम जो निषेध है वो 23 में है और 24 में है, इनकी जॉब रोजगार से रिलेटेड, और रोजगार क्या कि 14 साल से कम बच्चे जो है वो किसी भी तरह का रिस्की काम नहीं करेंगे, खतरनाक कार्य जो है उस पर रोजगार देने पे रोक है। 14 वर्ष के बाद अगर कोई करता है तो वो उस व्यक्ति की पर्सनल चॉइस है, वो करना चाहे कर सकता है। ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 29(2). ये क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है। जो अल्पसंख्यक है यानी जो माइनॉरिटीज है, जिनकी संख्या कम है, उनके हितों का संरक्षण करता है। राज्य संचालित या सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। ये CWSNP लागू होता है साथ में, कि एक तो है कि जो माइनॉरिटीज है ना, जो अल्पसंख्यक, उनके हितों का संरक्षण, और उसके हितों के अंतर्गत ये भी आता है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसकी डिसेबिलिटी है या किसी अदर बेस पे, किसी भी स्कूल में, कोई भी स्कूल है जो, वो एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता, प्रवेश उस बच्चे को देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 41। इन चीजों को थोड़ा थोड़ा ना रिलेट करके याद करना पड़ेगा। माइंड में एक एक्रोनिम, निमोनिक हम बोलते हैं ना, निमोनिक बना लो। निमोनिक क्या होते हैं? कि किसी से चीज से रिलेटेड हमने कोई जान पहचान बना ली, वो आपको बनाना पड़ेगा। किसी न किसी चीज को रिलेट करना पड़ेगा अपने माइंड में। उसके बाद है 41। ये ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल बता देती हूँ। हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है कुछ, जो कि आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 36 से शुरू हो जाते हैं और 51 तक चलते हैं। तो इनमें से ही कुछ कुछ ये आर्टिकल्स जो है यहाँ पे जो दिए गए हैं, तो ये 41 वाला जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ही आर्टिकल्स में आता है, तो ये लिखा हुआ है। और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में ही ज्यादातर जो है स्पेशल बच्चों के बारे में, या जो ज्यादातर बातें हैं इस तरह की, वो की गई है, और इसमें ज्यादा अधिकार भी दिए गए हैं। तो आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 41 है, वो क्या कहता है? कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार देता है। अब देखो दो चीजें, शिक्षा का अधिकार स्पेसिफिक पूछा जाए तो आपको 21A ही देना है, कि राइट टू एजुकेशन जो है, शिक्षा का अधिकार कहाँ है? 21A में है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली तीनों चीज एक साथ जब मेंशन की जाएगी ना, कि कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, यहाँ शिक्षा का अधिकार नहीं है, या कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। कि शिक्षा सहायता, सार्वजनिक सहायता, कार्य सहायता, उन सहायताओं का अधिकार है, तो वो 41 में है। ठीक है। ये अंतर समझते हुए रखना याद, कि राज्य को दिव्यांगों सहित सभी के लिए कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद नंबर 45, जो कि ये भी हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वहीं से है। ये क्या करता है कि सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक जो बाल्यावस्था या देखभाल जो है उस पे जोर देता है। जो अंडर एज 6 है, जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं ना, उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और उनकी शिक्षा पर जोर देता है। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 45, याद रखना। ठीक है। जो शिक्षा का अधिकार है 21A में, वो 6 से 18 वर्ष है। पहले 14 था। RPWD 2016 के बाद कितना हो गया? 18 तक हो गया। अब बात रह गई नीचे जो बच्चे रह गए 6 साल तक के, तो उनकी बात जो है अनुच्छेद नंबर 45 में की गई है। ठीक है। अब आता है अनुच्छेद नंबर 47। इसमें क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने का राज्य कर्तव्य है, कि सरकार को स्वास्थ्य मानक जो है सुधारने चाहिए, ये कहा जाता है। और CWS की स्वास्थ्य देखभाल भी उसमें शामिल है, कि जो सोसाइटी में, कम्युनिटी में स्वास्थ्य को सुधार, जो स्वस्थ चीजें रखने के लिए, लोगों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या फिर कोई जैसे छोटे हॉस्पिटल है, PHC होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, CHC होते हैं, वो चीजें जो खोली जा रही है या उनकी जो मेंटेनेंस है उन चीजों पे, कि इसमें क्या होता है कि जो राज्य है उसकी ड्यूटी है कि वो पब्लिक के लिए, लोगों के लिए जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसको सुधारने का कर्तव्य जो है संभाले और देखभाल इसकी करे। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 42, जो कि हमारा लास्ट है अनुच्छेद। इसके बाद हम MCQs पे चलेंगे। अनुच्छेद 42 जो है न्यायपूर्ण और मानवतापूर्ण कार्य स्थितियों और मातृत्व राहत सुनिश्चित करता है। जो बच्चों के कल्याण, जिसमें CWSN शामिल है, उसका भी समर्थन करता है। यानी मान लो कोई मदर है जो प्रेग्नेंट है, अगर
और या फिर कोई व्यक्ति है जो कि डिसेबल्ड है या उसको कोई ऐसी कंडीशन है और उसकी वजह से उसको अगर उसकी जॉब में काम में कोई सहूलियत चाहिए तो वो सहूलियत उसको प्रदान की जाएगी। ये ऐसा जो है आर्टिकल नंबर 42 कहता है। ठीक है, यहाँ तक के हमारे आर्टिकल्स थे। मेन आर्टिकल हमने उठाए हैं जो कहीं ना कहीं डिसेबल बच्चों से जुड़े हुए हैं, या हम कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा है कि एक तो मैटरनिटी केस से जुड़ा और मातृत्व से, जहाँ पे कोई लेडीज है जो प्रेग्नेंट है अगर, तो उसको कहीं सपोर्ट दिया जाए, और या फिर जो कोई बच्चा है जो दिव्यांग व्यक्ति है वो जॉब कर रहा है, वो कोई काम कर रहा है और उसके लिए जो वहाँ की कंडीशन है ना उसको थोड़ा सा न्यायपूर्ण और मानवतापूर्ण कार्य स्थितियों के अकॉर्डिंग जो है चेंज किया जाए, थोड़ा सा बच्चों के अकॉर्डिंग रखा जाए, ऐसा ये अनुच्छेद जो है प्रावधान करता है। ठीक है, अब हम फटाफट थोड़े से एमसीक्यूज करेंगे जिससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। उसके बाद जो है हमारा एक टॉपिक हुआ था पहले एसएलडी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, उसके भी हमारे एमसीक्यूज रहते हैं, तो आज हम वो एमसीक्यूज कुछ कर लेंगे। ठीक है, चलिए आराम से हम चलेंगे, थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। मैं 1 सेकंड में ज्वाइन कर लेती हूँ जिससे आपके कमेंट भी मैं पढ़ पाऊं। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर दिया सबने कि ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। हाँ जी, ए ऑप्शन ही करेक्ट है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का जो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 21 ए है। ठीक है, एक सेकंड मुझे दीजिए। खबर चलिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है कि वह विकलांग व्यक्तियों की कल्याण में सुधार करे? चलिए आंसर दीजिए, कौन सा अनुच्छेद है? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगा कि आपको आर्टिकल्स जो है याद हुए हैं। कुछ कुछ रॉन्ग है आंसर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर मोस्ट ऑफ आंसर जो है सही भी आ रहे हैं कि विकलांग व्यक्तियों के कल्याण की सुधार करना है, कल्याण जो है उसमें सुधार करें। तो ऑप्शन नंबर बी जो मोस्ट ऑफ ने आंसर दिया है वो सही है। ठीक है, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 41 में ये बात कही गई है। उसके बाद ये है, ये आर्टिकल से ना आप एक काम करना, आपको पीडीएफ आज ही मिल जाए। अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। मैडम प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, मैम क्लास चल रहा पॉलिटिकल है। साइंस में 14 से 18 इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, तो उससे हम लोग उसको जोड़ ले रहे हैं। जी अच्छी बात है मैम। आशा तिवारी जी आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, पीपीटी शो हो रही है। कौन से अनुच्छेद के तहत विकलांगता के आधार पर भेदभाव निश्चित है? अब देखो यहाँ से ना पिन पॉइंट करके चलो, भेदभाव की बात किसमें थी, वही आपका सही आंसर हो जाएगा, चाहे वो किसी भी आधार पे हो। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 15 सही हो गया है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक रोजगार में अवसरों की समानता की गारंटी देता है? ये शायद मैंने आर्टिकल नहीं करवाया आई गेस। चलिए एक बार आंसर दीजिए, देखते हैं।
आशा तिवारी जी, आप या तो जो है लीव करके क्लास को फिर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीपीटी तो शो हो रहा है सबको। देखो, अवसर, रोजगार के अवसर की बात हो रही है, एजुकेशन की बात नहीं है, तो 21 को नहीं होगा, ठीक है। चलिए मैं बता देती हूँ, शायद ये हमने आज नहीं किया है। आर्टिकल नंबर 16 है ये, ठीक है, जहाँ पे रोजगार की बात की जाएगी ना, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट की बात जो आर्टिकल नंबर 16 में की गई है, याद रख लेना, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विकलांग व्यक्तियों को विशेष देखभाल और सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी संविधान के किस वर्ग में उल्लिखित है? देखो, मैंने एक ही क्वेश्चन जो आपको चलते चलते ही बता दिया था कि कहाँ पे बात की गई है। चलिए आंसर कीजिए। मौलिक अधिकार नहीं है ये। मैंने अभी आर्टिकल्स बताए थे ना, आर्टिकल 36 से लेकर जो है 51 तक हमारे हैं, तो वो कौन से हैं? वो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है, और उन्हीं सिद्धांतों में विकलांग बच्चों और व्यक्तियों को विशेष देखभाल और सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी जो है लिखी गई है जी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, उनमें ये आता है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं, पूरा कायदे को रहा कभी कम मॉडल है। अच्छा, यहाँ पे आपसे आर्टिकल नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ ये पूछा है कि इस बारे में किस में बात की गई, कौन से वर्ग में, वो चाहे आर्टिकल कोई भी हो, लेकिन वो आर्टिकल जो है वो कौन से वर्ग में आता है ये पूछा गया है। तो आपको सिर्फ वर्ग बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उनमें आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा अनुच्छेद राज्य को यह निर्देश देता है कि वह किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, जिसमें कि विकलांग बच्चे भी शामिल है, उनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाए? देखो मैम पीपीटी नहीं दिख रही है। अर्चना द्विवेदी जी प्लीज एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए अपना। अरे इनको डिलीट करिए, कौन हल्ला मचा रहा है? दीपक खुद नहीं पढ़ेंगे, दूसरे को पढ़ने नहीं देंगे। सबने जो आंसर दिया है सी और बी भी दे रहे हैं। देखो एक चीज है कि जो पिछड़ा वर्ग है ना, एक तो पिछड़ा वर्ग में देखा जाए तो ये आ गया ना, भेदभाव वाली चीज आ गई, ठीक है। तो भेदभाव के लिए कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल नंबर 15, ठीक है। आर्टिकल के 15 के ही 4 भाग में क्या किया गया है कि जो पिछड़े हैं ना किसी भी रूप से, उनके उत्थान के लिए भी कार्य किया जाए, ठीक है। यानी कि उनके एडवांसमेंट के लिए, उत्थान को बोलते हैं एडवांसमेंट, कि उनके विकास के लिए, उनको आगे लाने के लिए, वो गैप जो वो फिल करने के लिए काम किया जाए। तो ये जो आर्टिकल नंबर 15 4 में कहा गया है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि देखो नंबर याद करना है आर्टिकल का कि किसमें क्या बोला गया, ठीक है। बार बार इन चीजों को पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे मेन जो है, और इनमें से हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को भी मिल जाए। तो ये आर्टिकल अच्छे से पढ़ लेना, ज्यादा नहीं पढ़ने, बस ये जो 5-10 आर्टिकल है जो मैं करवा रही हूँ वही पढ़ लेना आप, बहुत है इतनी कि एक तो रोजगार से रिलेटेड हो गया, शिक्षा से रिलेटेड मान लो,
और एक जो स्वास्थ्य से और समानता का अधिकार, कोई भेदभाव नहीं करना, ये चीजें हैं 5-10 जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, सिर्फ इनसे रिलेटेड अनुच्छेद अगर आप याद कर लोगे तो आपके पेपर में जो भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। या तो कोई आर्टिकल मैच करने को बोला जाएगा या फिर जो है एक आर्टिकल पूछ लिया जाएगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, चलो उसके बाद जो है नेक्स्ट चलते, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो सकती है, इट्स ओके। मैं इस चीज को ये नहीं कह रही हूँ कि क्यों गलती हो रही, क्योंकि ये चीज है, ये नंबर्स है, जब तक 2-4 बार नहीं पढ़ोगे तब तक याद नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को, जिसमें कि विकलांग व्यक्ति भी शामिल है, समानता का अधिकार मान्यता देता है? अब देखो ये क्वेश्चन तो सबका करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, क्योंकि देखो बहुत लंबा क्वेश्चन दे दिया, घुमा के दे दिया है। सिर्फ ये याद रखो कि समानता का अधिकार कौन सा है, बस। जी देखो, जैसे ही मैंने ये लाइन शो कर दी कि समानता का अधिकार, सबका आंसर करेक्ट आ गया। लेकिन जब आप यहाँ पे फंस जाते हो ना कि सभी नागरिकों को विकलांग व्यक्ति भी शामिल है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हो थोड़ा सा, तो वो कंफ्यूजन नहीं रखनी है। पूछा क्या गया वो देखो, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी, लेंथी भी पेपर आएगा, लेकिन आपको पिन पॉइंट देखना है अपना कि आपसे क्या पूछा गया है। तो हमसे समान अधिकार की मान्यता वाला अनुच्छेद पूछा, तो वो जो है आर्टिकल नंबर 14 है, और ए हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कौन है मैम? अमरजीत प्रजापति जी को पीपीटी शो नहीं हो रही है, सिर्फ अपना नेटवर्क चेक कीजिए आप। अगर फिर भी नहीं हो रही है तो आप एक बार जो है इसको रिमूव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को, जिसमें विकलांग बच्चे भी शामिल है, उनके लिए प्रारंभिक और बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने पे ध्यान केंद्रित करता है? जी बहुत बढ़िया, ये जो मेन क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ये ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे ही शिक्षा का देखेगा ना, तो शिक्षा का देखने वाला 21 लगा देगा, और जो 21 लगाएगा वो गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि अगर पेपर में आता है तो आपके मार्क्स सही करवा देगा, 1 नंबर ऐड करवा देगा आपका। बहुत बढ़िया, आर्टिकल नंबर जो है अनुच्छेद नंबर 45 है, जिसमें कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। कौन सा अनुच्छेद कमजोर वर्गों को, जिसमें कि CWSN जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वो भी शामिल है, उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन का उल्लेख मिलता है? शैक्षिक और आर्थिक हितों का। संतोष पांडे जी ने सही आंसर दिया है, लाल जी ने सही आंसर दिया है, सुमनलता प्रहलाद कुमार का सही आंसर है, सरिता सही है, अंजू वर्मा जी का सही है, कुमार, शशि गुप्ता, लाल बच्चनपाल, काफी सही आंसर आ रहे हैं, मानसा नाम का सही है, अर्जुन पाठक का सही है, वेरी गुड, बहुत सही आंसर आ रहे हैं। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन का उल्लेख करता है ये। ठीक है, लक्ष्मी मैम माइक बंद कर लीजिए, लक्ष्मी मैम। चलिए उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य बेरोजगारी या विकलांगता की स्थिति में रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का सुनिश्चित अधिकार सुनिश्चित करे? देखो रोजगार यानी कार्य, देखो कार्य कोई रोजगार लिख दिया यहाँ पे और वहां कार्य लिखा हुआ था। रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार बताना है आपको।
कंफ्यूज चल रहे हैं कुछ लोग, नहीं पता मुझे, कोई बात नहीं सर, 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं पता तो आप तुक्का मार के ट्राई कर सकते हो, क्या पता तुक्का सही लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सोच समझ के तुक्का लगाने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए देखिए, जो रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है वो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 41 में है। तो जिसने बी आंसर दिया है वो करेक्ट है, उनका आंसर सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि काम की स्थिति जो है न्यायपूर्ण और मानवतापूर्ण हो और मातृत्व राहत उपलब्ध हो। बहुत बढ़िया, चलिए एक एक दो दो करके अगर आप ये करोगे ना कि चलो आज ये आर्टिकल याद रख लेते हैं, पूरा दिन उसको आर्टिकल को मन में रखो कि 41 ये कहता है, 42 ये कहता है, तो 2-2 आर्टिकल भी रोज करोगे तो भी हो जाएंगे, और डेली सारे आर्टिकल एक हफ्ते भी रिवाइज कर लोगे तो पूरे आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे कि किसमें क्या बात है। बहुत बढ़िया, इसमें जो आर्टिकल नंबर 42 जो है वो सही आंसर है कि न्याय, जो किसी भी व्यक्ति के काम करने की जो स्थिति है, काम की स्थिति यानी जॉब की जो स्थिति है ना, जहाँ पे वो काम करता है, वो स्थिति न्यायपूर्ण और मानवतापूर्ण हो और मातृत्व राहत उपलब्ध हो, कि जो मेटर्निटी रिलीफ जो है वो भी मिले। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 42 है ये, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कौन सा अनुच्छेद राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों की शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान बनाने का निर्देश देता है? थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया है लेकिन समझना पड़ेगा आपको। देखो, बात तो बच्चों की शिक्षा की है, क्वेश्चन समझो, बात किसकी है? बच्चों की शिक्षा के अधिकार की। वो चाहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो, चाहे वो CWSN हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, कहीं से भी हो, बात किसकी है? बच्चों की शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना है। तो शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? जी, अब सही आंसर आएंगे सबके, वेरी गुड। बस आपको यही क्वेश्चन समझना है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो ये नहीं पूछेगा कि शिक्षा का अधिकार जो है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बाय चांस अगर इतना इजी क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है, अदरवाइज जो क्वेश्चन है जो आपको इसी तरह के मिलेंगे जैसे कि यहाँ दे रखे हैं, थोड़े लंबे क्वेश्चन होंगे। तो आप जब तक ये चीजें पढ़ोगे ना, आपको हाईलाइट ये हो जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे, शिक्षा वाला तो आपको हाईलाइट दिखेगा ही नहीं। तो ऐसे ही आप आंसर गलत कर दोगे, तो ये नहीं करनी है गलती, ये ध्यान से पढ़ना है पहले कि पूछा क्या है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा अनुच्छेद राज्य को बच्चों, जिनमें कि विकलांग बच्चे भी शामिल है, के स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने की सुविधाएं प्रदान करने को निर्देश देता है? अब ये बात है स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने की, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इन दोनों की बात करता है। बहुत बढ़िया, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो सही भी आ रहे हैं आंसर। जी, ए ऑप्शन करेक्ट है। 47 आर्टिकल नंबर जो 47 है वो बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करता है। ठीक है, थोड़ा ना निमोनिक ऐसे बना लेना, जैसे 47 है, मान लो 7 जो है ऐसे पतला सा दिखता है, तो इसको जो स्वास्थ्य के ध्यान की जरूरत है, थोड़ी पोषण की जरूरत है, इस तरीके से थोड़े थोड़े ना रिलेट करके अपना अपना निमोनिक बना लेना मन में। अनुच्छेद को पढ़ना पड़ेगा, जो कठिन है, हाँ जी पढ़ना पड़ेगा सर, अनुच्छेद को ना थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। 8-10 अनुच्छेद है मेन, जो हमारे डिसेबिलिटी के एरिया में मान लो, या शिक्षा से रिलेटेड, जो एजुकेशन से और जॉब वगैरह से मान लो, इन चीजों से रिलेटेड वो 8-10 आर्टिकल आपको पढ़ने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं, बस ये चीजें पढ़ लो। ठीक है, कठिन नहीं होगा, अगर आप इस तरह निमोनिक बना लोगे ना
कि स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने की बात 47 में, जैसे 7 पतला सा है तो इसको थोड़ा स्वास्थ्य और पोषण पे ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह से रिलेट कर लो, हर एक चीज को एक नंबर से रिलेट कर लो। जैसे 21 वाला है शिक्षा का अधिकार है, तो जब 21 साल का जो व्यक्ति हो जाता है उसके पास शिक्षा होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि 21 जो शादी की उम्र और शादी की उम्र हो गई है तो कमाई करना जरूरी है, कमाई के लिए शिक्षा जरूरी है। इस तरीके से ना अपनी अपनी कहानियां उसके साथ जोड़ लो जिससे आपको ये याद रह जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कौन सा अनुच्छेद राज्य के कर्तव्य पर जोर देता है कि वह बच्चों के सामान्य शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करे, जिसमें कि विकलांग बच्चे भी शामिल हैं? जी बहुत बढ़िया, अब सही आंसर आ रहे हैं, सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन इतना कुछ जोड़ दिया कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है कि राज्य के कर्तव्य पर जोर देता है कि वह बच्चों के सामान्य शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करे। बात तो शिक्षा की है ना, शिक्षा को सुनिश्चित करना है, तो शिक्षा को सुनिश्चित कौन सा अधिकार करता है बताना हमें, वही है अभी। तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर समझोगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। और ये किसने लिखा है? दीपक जी लिख रहे हैं कि रास्ता, सिर्फ मैं रिश्ता ही दिखा रही हूँ, मैं आपको सही एक आइडिया बता रही हूँ कि इस तरीके से आप किसी भी साल को, किसी भी नंबर को जब याद करना हो ना थ्योरी के साथ, तो हम ऐसे ही करते हैं कि एक अपनी ही स्टोरी बना लो। आपको वो स्टोरी किसी को नहीं सुनानी, आपने अपने मन के अंदर कोई स्टोरी बनानी है, कोई वर्ड बनाना है जो उससे रिलेट कर लो किसी की, चाहे वो किसी नंबर की शेप को लेके बना लो, चाहे वो किसी नंबर को अपने माइंड में किसी कहानी से, किसी बर्थडे डेट से, किसी चीज से रिलेट कर लो। आप अपने अकॉर्डिंग रिलेट करोगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। मेरी करवाई हुई होगी तो वो मुझे याद रहेगी, आपको इतने अच्छे से याद नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद है आर्टिकल नंबर 15, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 है। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के बच्चों, जिसमें कि विकलांग बच्चे भी शामिल है, उसके लिए विशेष प्रावधान बनाता है? अब देखो पिछड़े हुए जो वर्ग के बच्चे वो किस में आते हैं, देखो अब कोई पिछड़ा हुआ होगा तो उसके साथ भेदभाव भी होगा, भेदभाव होगा तो उसके लिए विशेष, जिस बच्चे के साथ भेदभाव हो रहा है उसके लिए विशेष प्रावधान बना दो ताकि उसके साथ भेदभाव ना हो, तो वो किस में आएगा? जी देखो जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा समझ आ जाता है सही आंसर आने शुरू हो जाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बस आपको यही ध्यान रखना है पेपर में। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर है ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 15 है वो है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो भेदभाव किसके साथ होता है? या तो जो अल्पसंख्यक है या जो पिछड़े वर्ग से है, किसी नीची जाति के से है, उन लोगों के साथ ज्यादातर भेदभाव होता है ना। तो उसी के 15 के ही 4 भाग में कह दिया गया है कि जो किसी भी रूप से पिछड़े हुए हैं ना, वो अल्पसंख्यक है, उनके हित के लिए थोड़े विशेष प्रावधान बना दो ताकि जो पिछड़े हुए ना रहे और उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो होना कम हो जाए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 15(4) है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता सुनिश्चित करता है? रूप मौर्य जी एक ही लिख रहे हैं आप, अतुल कुमार जी आप एक ही लिख रहे हैं। समानता का अधिकार पूछा है, वो शिक्षा का नहीं पूछा है। इक्वेलिटी राइट, समानता का अधिकार, जी समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 14 में दिया गया है, समानता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा अनुच्छेद शोषण से मुक्ति का अधिकार सुनिश्चित करता है जो अप्रत्यक्ष रूप से विकलांग बच्चों की भी सुरक्षा करता है? देखिए इसमें जो है डायरेक्टली बच्चों से रिलेटेड नहीं है, दिव्यांग बच्चों से, लेकिन ये जो शोषण से मुक्ति का एक अधिकार है जिसमें कि किसी बच्चे का शोषण ना हो,
तो ज्यादातर देखा जाए तो दिव्यांगता के केंद्र इसमें भी होता है। जो बच्चा दिव्यांग है वो अपने अधिकारों की जो जानकारी नहीं रखता है और इस वजह से जो उसके साथ बहुत गलत तरीके से जो चीजें चलती जा रही हैं, तो ये उससे रिलेटेड है कि जो है प्रत्यक्ष रूप से विकलांग बच्चों की सुरक्षा करता है। ये आर्टिकल हमने पढ़ा नहीं है तो मैं ही बता देती हूँ। ये आर्टिकल नंबर 23 है। पुष्पेंद्र द्विवेदी जी ने सही लिखा है कि आर्टिकल नंबर 23 है ये, ठीक है, ये हमने पढ़ा नहीं है। तो ये आर्टिकल नंबर 23 जो है वो क्या है, शोषण से मुक्ति, ये याद रखना, शोषण से मुक्ति का अधिकार है आर्टिकल नंबर 23। देखो थोड़ा सा ना एक चीज और बता देती हूँ। देखो आर्टिकल 14 क्या कहता है, सब एक समान है, ठीक है। फिर आर्टिकल 15 कहता है समान का मतलब क्या होगा, सब एक समान है, इसका मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। फिर आ जाता है आर्टिकल नंबर 16 कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, तो सबको इक्वली जो है रोजगार के अवसर देने हैं, सबको बराबर रोजगार मिलेगा, ठीक है, कि समान है सब, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबको समान रोजगार। लाइन वाइज आते हैं ये तीन, तो ये यहां से याद कर लो। चलिए, तो शोषण से मुक्ति का अधिकार कौन सा आ गया, शोषण से मुक्ति का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 23 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी कारखाने या खतरनाक काम में नियोजित नहीं होगा। सर कह रहे हैं कि 23 में मानव तस्करी ए ऑप्शन आ रहा है जी, बहुत बढ़िया। डी भी आ रहा है, बी भी आ रहे हैं, ऑप्शन सारे मिक्स आ रहे हैं। चलिए ए ऑप्शन सही होगा यहाँ से, तो किसी कारखाने में 14 वर्ष से जो कम उम्र का बच्चा है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य कमजोर वर्गों जिसमें कि विकलांग बच्चे भी शामिल है उनको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक न्याय प्रदान करेगा। पंद्रह नहीं होगा, आर्टिकल नंबर बी मत दीजिए, बी नहीं होगा, क्योंकि वो तो भेदभाव की बात करता है ना कि भेदभाव नहीं करेगा, न्याय की बात वहां नहीं है। भेदभाव नहीं करना और न्याय करना दोनों अलग चीज है। जी रुचि राठौर जी ने अच्छा दिया, आंसर सही दिया है। प्रदीप उपाध्याय जी का सही है, अर्चना पाठक जी का सही है, कपिल देव जी का सही है। कोई बात नहीं दीपक जी, फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे जिनको नहीं पता है। जी अब सबका सही आ रहा है, गीता जी, अतुल कुमार जी सबका सही है। डी ऑप्शन जो करेक्ट है। 46 जो अनुच्छेद 46 है वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक न्याय प्रदान करता है, ठीक है। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, किसी भी तरह के कमजोर वर्ग से जो संबंध रखते हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक जो न्याय प्रदान करने का अधिकार है वो है अधिकार नंबर, अनुच्छेद नंबर 46, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य को विकलांग व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। तो ये जो है आर्टिकल नंबर, देखो यहाँ से ना डिस्क्रिमिनेट कर लो। हमने अभी पढ़ा कि 14 क्या कहता है, समानता का अधिकार, तो समानता वाला नहीं होगा, ठीक है। और 15 कहता है कि भेदभाव नहीं करना, तो भेदभाव भी नहीं है। 21वां जो है हमारा शिक्षा का अधिकार है, तो 21वां भी नहीं होगा, तो ऑप्शन जो बच गया वो हमारा होगा। कुछ क्वेश्चन तो आपके ऐसे हो जाएंगे, अगर 4-5 आपको पता है तो 2-4 ऐसे भी निकल जाएंगे आपके। जी बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, अब एक छोटी सी रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज बताऊंगी, जैसे आज जो हमें ओवरऑल जो एक्ट या सॉरी अनुच्छेद हमें याद हो गई है,
कि एक तो 14 अनुच्छेद जिसमें समानता की बात है, अनुच्छेद नंबर 15 जो कहते हैं भेदभाव नहीं करना, 16 जो रोजगार के बराबर अवसर देता है, एक में हमने पढ़ा था 47 जिसमें कि 7 जो है दुबला पतला है, तो इस 7 को थोड़ा सा किसकी जरूरत है, स्वास्थ्य और पोषण पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और एक 21 पढ़ लिया हमने जो है जीवन, व्यक्तिगत जीवन जो है उसका संरक्षण का अधिकार है, और 21 ए जो है शिक्षा का अधिकार आ गया, ठीक है। इतने तो हमें यहीं से याद हो गए। और एक था आर्टिकल नंबर 23 जो कि शोषण की मुक्ति जो है वहां से, और मानव तस्करी जो थी या मानव जो जबरन श्रम है उससे मुक्ति दिलाता है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 24 हमने पढ़ लिया था जो कि कारखाने वगैरह में जो खतरनाक काम है उनसे छूट दिलवाता है किसी भी बच्चे को, ठीक है। चलिए ये हमने मेन कुछ कुछ पढ़ लिए जो हमें साथ के साथ याद भी हो गए। अभी हमारे पास है 15 मिनट्स और, तब तक अगर किसी की कोई क्वेरी है तो मुझसे बताइए, अदरवाइज जो हम स्पेशल जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी थे उसके कुछ क्वेश्चंस जो करने पे ध्यान देंगे। चलिए जल्दी बताइए अगर किसी का कोई डाउट है। मैम बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसमें डाउट नहीं हो रहा है, बहुत जी अच्छा स्टाइल, एक थैंक यू एसोसिएट मैम। करके पढ़ाया उससे और अच्छा हो गया। जी बस मैम आप सबको ना ऐसे ही जी पीपीटी में इसकी सेंड कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अनुच्छेद को पुनः रिवीजन करने का कष्ट करे अगली कक्षा में। सर जरूर रिवीजन करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। एक बार जो सिलेबस पूरा करवा लें उसके बाद अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगेगा ना कि जिस टॉपिक की रिवीजन की जरूरत है तो हम एक ओवरऑल रिवीजन जो एक मैराथन क्लास की तरह फास्ट रिवीजन कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो जी क्वेश्चन मैडम, कल सर के आ डेट में गए भेजती है सो क्वेश्चन कल के आपको। डेट का जो आपने सिलेबस किया था उसमें एसटी, ओटी और पीटी और बीटी मतलब बिहेवियर जो थेरेपी कौन देता है एबीए इसका? सर इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, बिहेवियर थेरेपी आप पूछना चाह रहे हैं सर? जी मैम। सर बिहेवियर थेरेपी जो होता है वो एबीए स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी ये मान लीजिए आप काउंसलर होते हैं एक तरह से, साइकोलॉजी जिन्होंने किया होता है। और साइकोलॉजी के अंदर भी सर बहुत सारी ना थेरेपीज आती है जिसमें एबीए सर्टिफाइड होता है अप्लाइड बिहेवियर का, एक पॉजिटिव बिहेवियर जो होता है, ये ना अलग अलग सर्टिफाइड कोर्स होते हैं स्पेसिफिक थेरेपी के, तो वो लोग देते हैं। और काउंसलर जो बेसिकली सभी तरह की थेरेपीज देता है, बिहेवियर थेरेपी सभी तरह की। उसमें अगर कुछ कुछ ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने अगर एमए साइकोलॉजी किया है और मैंने काउंसलिंग से किया है, तो मैं काउंसलिंग जो है कर सकती हूँ, मैं बिहेवियर थेरेपी दे सकती हूँ, बच्चे के बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो है मैं अलग अलग तरह से उसके बिहेवियर को संशोधन कर सकती हूँ, उसके व्यवहार में चेंजेस ला सकती हूँ। लेकिन उसमें क्या होता है कि कई बार, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैम सुन रहे हैं। ओके ठीक है। तो उसमें कई बार क्या होता है कि सर्टिफिकेट्स होते हैं, कोर्स होता है कि आपने वीक का 1 मंथ का अलग से सर्टिफाइड कोर्स कर लिया किसी फर्म, किसी कंपनी से, किसी हॉस्पिटल से, तो आप है ना जो स्पेसिफिक थेरेपी होती है ना, जैसे संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी होती है और अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस थेरेपी, जी मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। वो शायद है ना कोई वीडियो कॉल में कोई प्रॉब्लम आ गई है, एक सेकंड दीजिए। चलिए जी मैम। चलिए हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं इससे। तो उसमें क्या होता है कि वो स्पेसिफिक जो बिहेवियर जो थेरेपी होती है उसमें सर्टिफाइड कोर्स भी कर लिए जाते हैं, तो वो सर्टिफाइड जो है एबीए स्पेसिफिक थेरेपी है। अदरवाइज जो काउंसलर होता है वो व्यवहार जो थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी है, वो दे सकता है, ठीक है। जी आपने एक प्रश्न और टोकन इकोनॉमी के विषय में बोला था कि टोकन इकोनॉमी मैनुअली किस बच्चों को दिया जा सकता है? टोकन इकोनॉमी जो है वो छोटे बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। टोकन इकोनॉमी में क्या होता है, मैंने इसमें ना एक चीज और आपको एक दिन बताई थी कि रीइंफोर्समेंट का जो टॉपिक है ना, एक दिन हम स्पेसिफिकली करेंगे, क्योंकि रीइंफोर्समेंट जो टॉपिक है वो काउंसलिंग में या बिहेवियर थेरेपी में बहुत काम आता है, और मेन जो इसका एक तरह का टॉपिक है वो। तो बिहेवियर थेरेपी में जब हम रीइंफोर्समेंट देते हैं ना, प्रोत्साहन देते हैं, तो पुनर्बलन, सॉरी प्रोत्साहन नहीं, पुनर्बलन इसको कहा जाता है। जब जी पुनर्बलन पुनर्बलन देते जी। हैं तो इसमें सकारात्मक, नकारात्मक और जो है एक रहता है हमारा पनिशमेंट, इसमें सजा जो है, ठीक है, उसको हम काउंट करते हैं दंडनात्मक, जी। उसको दंडनात्मक।
हाँ जी, आप वो दंडनात्मक सही कह रहे हैं। तो इनमें क्या होता है, जब सकारात्मक आता है ना, सकारात्मक के अंदर ही एक टोकन इकोनॉमी आता है। टोकन इकोनॉमी क्या होता है कि एक तरह से बच्चे को हमने कोई टोकन दे दिया, एक रिवॉर्ड दे दिया, ठीक है। एक तो है कि आपने बच्चे को अच्छा काम करने पे शाबाशी दे दी, जो कि बच्चे पे सामने से उसको कुछ मिला नहीं। एक आपने टॉफी दी तो बच्चे को दिख रहा है कि मुझे टॉफी चॉकलेट मिला। एक आपने सिर्फ शाबाशी दे दी, तो वो एक अलग एज में काम करेगा। अब छोटा बच्चा जो होता है ना, जैसे हम जब सीडीपी पढ़ते हैं तो हम कुछ जो पढ़ते हैं थ्योरीज, तो उस थ्योरीज में एक ना थ्योरी आती है, वो शायद थ्योरी है एरिक एरिक्सन की संपूर्ण थ्योरी विकास आई का गेस। कुछ ऐसा करके, संपूर्ण जी, विकास एरिक करके ऐसा एरिक्सन की सीडीपी का। थ्योरी है आई गेस वो, कि किस एज में जो बच्चा है एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने पे बल देता है, और किस एज में जो बच्चा किसी और को कॉपी करता है कि मुझे उसके जैसा अपना रोल मॉडल डिसाइड कर लेता है, तो वो चीजें जो है करता है। तो छोटे बच्चों को अगर हम टोकन इकोनॉमी देते हैं ना, तो वो उस चीज को किसी और चीज में कन्वर्ट कर पाता है। मान लो आपने स्टार दे जी दिया, आप एक स्टार दे रहे हो, और आप ये कह रहे हो कि जिसके पास 10 स्टार्स हो जाएंगे तो उसको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाएगा। ठीक है, आपने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि जिसके जो है इतने मार्क्स आएंगे वो क्लास का मॉनिटर होगा। आपने ये कहा कि जो ज्यादा स्टार्स कलेक्ट करेगा पूरे मंथ में, वो अगले 1 महीने के लिए क्लास का मॉनिटर रहेगा। और वो स्टार्स जो है सिर्फ सिलेबस में अच्छे मार्क्स, एक टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाकर नहीं आएंगे, वो अच्छा व्यवहार करने से भी आएंगे, अच्छे टेस्ट देने से भी, पढ़ाई अच्छी करने से भी, टाइम पे क्लास में आने से भी, इन यूनिफॉर्म में आने से भी, हर चीज से जो बच्चा स्टार्स कलेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से जी जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर में काम करता है सर। ठीक है। ठीक मैम, ओके। और हाँ जी। इसमें आप एक चीज और बताई थी, ENT हाँ जी। और ईयर नोज थेरेपी। थ्रोट, थ्रोट सर, थ्रोट थेरेपी नहीं सर। अच्छा ईएनटी वो हाँ डॉक्टर जी, होता है सर, वो तो कान नाक और जो गले का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं ईएनटी। मतलब ये जो भी देते हैं वो डॉक्टर ही दे सकते हैं, जो सेटिस्फाइड डॉक्टर हूँ। सर ईएनटी तो मैंने इसलिए बताया था, ईएनटी में आप थेरेपी में कंफ्यूज मत होइए, ईएनटी थेरेपी नहीं है कोई। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे में किसी के कान में दर्द है तो हम उसे ईएनटी को दिखाते हैं, या कोल्ड हो जाता है तो हम ईएनटी को दिखाते हैं, गले में खराश हो गई या फिर जो कोल्ड होने जुकाम जोर से हो जाता है तो गले में थोड़ी गांठें बन जाती है, तो भी हम ईएनटी के पास जाते हैं। ठीक है। नॉर्मल जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो हम ये नहीं कहते कि हम ईएनटी के पास जाते हैं, हम तो यही कहते हैं कि खांसी जुकाम हो रखा था, डॉक्टर के पास गए। तो बेसिकली वो क्या होता है, कान नाक और गले का जो डॉक्टर होता है उसको ईएनटी कहते हैं। अब बच्चा जो एकदम से बोल रहा है कि जी मुझे सुन नहीं रहा, या ऊंचा सुन रहा है, सब कुछ गूंज रहा है, तो हम ईएनटी के पास जाते हैं, हम डायरेक्ट ऑडियोलॉजिस्ट के पास नहीं भेजते बच्चे को, है ना। नाक लेकिन कान गला विशेषज्ञ। जी, जब बच्चा लंबे समय से सुन नहीं पा रहा है या उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तब हम ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। तो वो मैंने डिफरेंस बताया था कि बच्चे को अगर अचानक से कान में कुछ प्रॉब्लम हुई, कान में कुछ चला गया, लग गया, या ऊंचा सुन रहा है या सुनाई नहीं दे रहा, प्रॉब्लम है, तो आपने बच्चे को भेज दिया ईएनटी के पास कि आप ईएनटी को चेक करवाओ। ईएनटी चेक करेगा और फिर वो जो है बताएगा कि बच्चे को जो प्रॉब्लम है वो एक जो है यहाँ पे ऐसे नहीं है कि कान में तो सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसको सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, वो ऐसा कुछ पता नहीं लग रहा। तो वो ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। वो ऑडियोलॉजिस्ट क्या करता है, बच्चे की सुनने की क्षमता मापता है। ठीक है। जब बच्चे को जी मैम। लंबे समय से ऊंचा सुन रहा है और कोई चोट नहीं लगी हुई है, कुछ नहीं हो रखा, तो ऐसे में क्या होता है, जब हियरिंग जो क्षमता आती है ना, सुनने की क्षमता, तो वो ऑडियोलॉजिस्ट करता है। नॉर्मली कान में, नाक में, गले में कोई दर्द है, कोई चोट लगी है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, तब ईएनटी काम करता है। ठीक है, जी ये चीज और बताइए। एक प्रश्न और लास्ट मेरा, आपने कहा जी। था रेफरल, रेफरल। हाँ जी, रेफरल। हमने कल नोट किया था कि आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करना जहाँ उचित सुविधा मिले, जी क्या ये सही है? सर, उचित आप एक बार दोबारा से पढ़ के बताइए मुझे, आपने क्या लिखा है। रेफरल का अर्थ कि आवश्यकता के अनुसार जी परिवर्तन करना जहाँ उचित सुविधा मिल सके। सर, परिवर्तन नहीं, भेजना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको लगता है कि उचित जो इस बच्चे के लिए जो उचित सेवा है वो कहाँ पॉसिबल है, वहां आपको आप भेजते हैं उसको। ठीक है, मैंने ये होता है। परिवर्तन का अर्थ वही मतलब भेजना, जी, इसको हम सही कर लेते परिवर्तन हैं। आपने कहाँ से लिख लिया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, परिवर्तन नहीं नहीं आएगा। वो, अच्छा उसको भेजना कहते हैं।
जी। ठीक मैम, मान थैंक यू, लीजिए कोई धन्यवाद। बच्चा है, कोई बच्चा मान लीजिए एक उपचारात्मक रेमेडियल क्लास होती है ना नॉर्मल सामान्य स्कूलों में या ये समावेशी स्कूल में, कि कोई बच्चा जो है पढ़ाई में कमजोर जी था, उसको स्कूल में ही एक स्पेशल एजुकेटर के पास भेजा गया और स्पेशल एजुकेटर ने उसके साथ काम किया, तो उसे पता चला कि इस बच्चे में जो है कोई डिसेबिलिटी नहीं है, कोई लर्निंग जो अधिगम क्षमता नहीं है, जबकि इस बच्चे को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, इन दोनों चीजों में अंतर है। तो स्पेशल एजुकेटर उस चीज को बता देगा कि इस मैम इस बच्चे पे आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको अक्षमता नहीं है किसी तरह की। ठीक है, तो वो चीज जी है कि उस चीज को सही तरीके से पहचान कर उचित सेवा, जहां उस बच्चे का उचित इलाज है या उचित जो थेरेपी है, उसको जो एक मार्गदर्शन सही जो मिलना चाहिए, वह सही जगह पे भेज देना जो होता है वो रेफरल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ठीक है। सामान्य जो शिक्षक है वो क्या करेंगे, कोई बच्चा जो है गलती से ध्यान नहीं देता, पी को क्यू लिख देता है, तो उसने अगर पढ़ रखा है तो वो तो कहेगा लो जी इसने तो पी को क्यू लिख दिया, डब्ल्यू को एम लिख दिया, इसको तो लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसको तो अधिगम अक्षमता है। लेकिन वो बच्चा पी को क्यू जो है ध्यान न होने के कारण लिख रहा है या सच में उसको डिसलेक्सिया है, ये पहचानना भी एक बहुत बड़ा जो है टास्क बन जाता है वहां पे। इस वजह से मोस्ट ऑफ सामान्य शिक्षक जो होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी बच्चे को देखने में कोई प्रॉब्लम आई, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा करता है, वो कह देते हैं इसको तो डिस्ग्राफिया है। स्पेलिंग हर किसी को अच्छे से याद नहीं होती है, तो इसका मतलब ये जी तो नहीं मैम, है सही बात। डिस्ग्राफिया है। हर बच्चा मैथ में एक्सपर्ट नहीं होता, थोड़ा कमजोर होता है, इसका मतलब ये नहीं है उसे डिस्कैलकुलिया है। तो इसका जो है प्रॉपर डायग्नोस होना बहुत जरूरी है। स्क्रीनिंग के बेस पे अगर उसने स्पेशल एजुकेटर के पास भेज दिया, तो स्पेशल एजुकेटर पहले ध्यान से देखेगा कि सच में इसको कहीं रेफर करने की जरूरत है या एक्चुअल में सिर्फ थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर सच में रेफर करने की जरूरत है, तब तो हम जो उसका आईक्यू टेस्ट करवाएंगे या फिर उसको जो है काउंसलर के पास, साइकेट्रिक के पास जो है उसका अटेंशन का भी तो टेस्ट करवाएंगे ना। सिर्फ डिसलेक्सिया वाला फॉर्मेट भर के हम ये नहीं कह सकते इसको डिसलेक्सिया है। बच्चे का ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता होगा, ध्यान भटक जाता होगा, इसलिए भी गलतियां हो सकती है। उसको शायद पी और क्यू दिखता ही एक जैसा हो, ये भी तो हो सकता है ना। बार बार गलती होती है, कभी कभी होते हैं, वो भी तो नोट करना पड़ेगा कितनी बार होती है, फ्रिक्वेंसी क्या है गलतियों की, तो वो चीज होती है। जी ठीक है, मैम, इन चीजों को मैम ध्यान से समझना पड़ेगा। नमस्ते मैडम। मैम ठीक जी मैम, बहुत बहुत मैम धन्यवाद। हाँ जी मैम। मैम रिफर तो हमारे हेलो डॉक्टर भी जब हम प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो रिफर वो जिला अस्पताल के लिए भी कभी कभी कर देते हैं। जी समझी मैम, नहीं मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जब मैम हम मैं कहना लोग चाह रहा हूँ। दिव्यांग प्रमाण सर पत्र बनवाते हैं एक मैडम, मिनट बोलिए प्लीज। तो डॉक्टर भी कभी कभी रिफर कर देते हैं कि ये आइए यहाँ जिला अस्पताल में हम चेक करेंगे तभी इसको हम बनाएंगे दिव्यांग प्रमाण पत्र। हाँ जी, वो ऐसे चेक जो ऐसे नहीं बना के जी देते हैं, वो चेक प्रॉपर टेस्ट होते हैं। सिर्फ आईक्यू लेवल के बेस पे भी हम ये नहीं कह सकते कि बौद्धिक अक्षम है, उसका सोशल मेच्योरिटी भी चेक किया जाता है, अटेंशन भी चेक किया जाता है, परसेप्शन चेक किया जाता है, आईक्यू लेवल चेक किया जाता है, उसका बिहेवियर चेक किया जाता है। सब चीजों के बेस पे कहते हैं, क्योंकि देखो हम एक आम इंसान है, ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मैं सभी सब्जेक्ट में अच्छी नहीं हो सकती। अच्छा, स्पेशल एजुकेशन मेरा बहुत अच्छा है, अगर जरूरी नहीं है मैथ में साइंस में मैं अच्छी हूँ, एसएसटी में अच्छी हूँ, ये जरूरी नहीं है। तो वो चीज है कि बच्चा किसी एक, जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं पढ़ाई में कमजोर होते हैं लेकिन वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे निकल जाते हैं, हालांकि वो दिव्यांग नहीं है किसी भी तरह से। तो वो चीजें हैं कि चीजों को समझना, एनालाइज करना, फिर उनका सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। अदरवाइज तो जो सब थोड़े से भी कमजोर है पढ़ाई में वो भी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। कौन फैसिलिटी नहीं चाहता, कौन नहीं मैम चाहता कि पेपर में हमें छूट मिल जाए। जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम एक ये टॉपिक पढ़ाया था आपने, यूज ऑफ आईसीटी असेसमेंट। यूज ऑफ आईसीटी असेसमेंट जो पढ़ाया था मैम अभी आईसीटी इन असेसमेंट सर। जी, इसमें हाँ एक जी। मैम क्वेश्चन दिया था, ऑनलाइन मूल्यांकन उपयोगी है क्योंकि यह लचीला है। मतलब इसका ऑनलाइन मूल्यांकन लचीला मतलब होता है मैम, वो जी एक हाँ थोड़ा जी समझा देंगे जी। सर, देखिए ऑनलाइन जो होता है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि एक तो आपको ना हैंड टू हैंड रिजल्ट मिल जाता है, जल्दी चेक हो जाता है, इसलिए। अच्छा मतलब बच्चे, ठीक है मैम, हाँ उसके जी, लिए है उसका ये। मतलब ये वो टीचर्स के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। हाँ बच्चों के लिए तो ये है कि आपको जल्दी चेक हो गया, जल्दी रिजल्ट मिल गया, तो आपको आज हैंड टू हैंड तो याद है आपने पेपर में कैसा किया था, उसके बेस पे आप तैयारी कर पाएंगे आगे। और टीचर्स के लिए इसलिए उपयोगी होता है कि बहुत सारे बच्चों को एक ही साथ जो है वो
जो है एक साथ सब बच्चों का पेपर चेक कर पाते हैं। दीपक चंद्र जी ने कुछ लिखा है, ओ मस्ट फुल फोन, क्या लिखना चाह रहे हैं सर, एक बार फिर से बताइए। नमस्कार मैडम जी। जी सर। मैडम जी एक दिन जो है आपने आप कल पढ़ाया था स्पेसिफिक लर्निंग की मैडम मैनेजमेंट का क्लास ले लीजिए। स्टिमुलेशन थेरेपी। सर एक सेकेंड एक एक करके बताइए प्लीज। मैडम जी जी हम ये मैम, कह रहे हैं मेरा ना कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का मैनेजमेंट का एक दिन क्लास बता दीजिए मैडम, कैसे करते हैं उसको मैनेज। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को? हाँ, स्पेशल एजुकेटर का DSM 5 में मैडम एक जगह रोल बनता है, उसमें मैनेजमेंट जी कैसे करते हैं। जी एक दिन जी बता दीजिए मैडम, किसी दिन क्लास लेकर। ठीक है बहुत सर, सही करवा क्वेश्चन देंगे, है, कोई फिर इशू नहीं है सर। मैं ठीक नोट है। कर लेती हूँ इस चीज को कि स्पेसिफिक हाँ। लर्निंग डिसेबिलिटी पे सर एक जल्दी ही वेबिनार भी आने वाला है, अगर वो भी आ गया तो मैं आपको वो भी शेयर करवा दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, हाँ जी। दीपक सर आप कुछ पूछ रहे थे, जल्दी बताइए। हाँ मैम, मेरा एक प्रश्न था, कल आपने पढ़ाया था OMST, पूरा OMST? हाँ फुल फॉर्म नहीं लिख पाया था। जो पहला है आरो मोटर रिस्पिरेटेड थेरेपी। सर ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं था। ओरोमोटर जो है, ओरोमोटर मसाज होता है सर, एक तरह से जो फेशियल मसल होती है ना हमारे चेहरे की, जो एक जबड़ा मान लीजिए जो है हमारा, और दांत है, जो मसूड़े हैं और गाल है और जीभ होती है उसमें, ये स्पीच थेरेपिस्ट देता है। ठीक है मैम, ओके, थैंक हाँ यू। जी, ओके सर। चलिए, गुड नाइट एवरीवन। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। चलिए, आई थिंक सबके डाउट भी क्लियर हो चुके हैं। क्लास सबको अच्छी ठीक लगी है, होगी। शुभ रात्रि। अभी आपको PPT मिल जाएगी, और एक बार सोने से पहले आर्टिकल्स अभी भी पढ़ना, और एक बार फिर कल से रिवाइज करना। डेली एक बार रिवाइज करना, आपको आर्टिकल सभी लर्न हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, आर्टिकल दिमाग में नहीं घुसने वाला जल्दी। कठिन चीज थोड़ी ना है। घुस जाएगा, धीरे थोड़ा धीरे घुस कठिन